केंद्रीय जल आयोग ने जनवरी 2018 में मार्गदर्शक तत्व जारी किए हैं। वो ऐसे है कि 31 मई तक हर डैम की क्षमता के 10% पानी स्टोर कर सकते हैं, 31 जुलाई तक 50% और 31 अगस्त तक डैम का स्टोरेज 77% रखना चाहिए। 15 सितंबर को बारिश का मुआयना करके तभी या उसके बाद डैम 100% भर गया तो चलेगा। इस तरह के मार्गदर्शक तत्व केंद्रीय जल आयोग ने सभी जगह पे प्रस्तुत किए हैं। सर्व ठिकाणी पाठवून दिलेले आहेत, ते बाहेर केलेले आहेत। तर ते अभी तक क्या होता था, बाढ़ आती थी जाती थी, अधिकतम 10-12 घंटे में सांगली से बाढ़ निकल जाती थी। पर 2005 की बाढ़ सांगली में 8 से 10 दिन तक रह गई थी। इसकी प्रमुख वजह है आलमट्टी। आलमट्टी ये डैम पहली बार 519.60 की क्षमता से भर गया था और उसी वजह से जब तक पानी का लेवल कम नहीं हुआ तब तक मतलब 8 से 15 दिन तक पूरा सांगली बाढ़ग्रस्त हो गया था। 2005 में आई हुई इस बाढ़ की वजह केवल आलमट्टी डैम ही है। आणि त्याचे हीच आहे। उसके त्याचप्रमाणे बाद 2006 में 2005 से ज़्यादा बारिश होने के बावजूद उस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट से नियोजन सही तरह से होने की वजह से नियोजन झाल्यामुळे मैं खुद 2005 में इरिगेशन डिपार्टमेंट में था। 19 साल इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने केवल कृष्णा नदी का साधन, संसाधन और महापुर इन विषयों पे काम किया है और उसी वजह से मुझे कृष्णा नदी के बारे में कोयना से आलमट्टी तक सभी जानकारी है। महाराष्ट्र के आखिरी बांध राजापुर से जितना पानी बह गया था उससे ज़्यादा पानी आलमट्टी से छोड़ने की वजह से ये बाढ़ नहीं आई थी। आलमट्टी डैम के विसर्ग में सातत्य नहीं है। विसर्ग इस तरह से होना चाहिए कि महाराष्ट्र का आखिरी बांध राजापुर से जब 3.5 लक्स क्यूसेक्स से 4.5 लक्स क्यूसेक्स का विसर्ग होता है तब उसी वक्त से अगर 30 से 40 हजार क्यूसेक्स का ज़्यादा विसर्ग आलमट्टी से किया जाए तो बाढ़ नहीं आ सकती। आलमट्टी डैम का जलस्तर किसी भी हालत में 1 सितंबर तक 516 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह स्तर पहले से ही 519.6 इतना रखा जाता है। उस वक्त पानी का स्टोरेज 123 टीएमसी इतना होता है और इसी वजह से सांगली और कोल्हापुर जिले में बाढ़ की स्थिति तैयार होती है। कोल्हापूर शहराला महापुराचा फटका सातत्याने बसत आलेला आहे। इस प्रदेश में अगर बाढ़ नहीं आनी है तो 1 सितंबर तक आलमट्टी का स्टोरेज 516 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 516 मीटरपेक्षा ज्यादा ठेवली नाही पाहिजे, हा एक तत्व आहे। याप्रमाणे जर वागलं तर महापूर येणार। सर्वसाधारणपणे आमतौर पे 1 जून से 1 सितंबर तक 370 टीएमसी पानी महाराष्ट्र से कर्नाटक की तरफ बह जाता है और 1 सितंबर से अक्टूबर के आखिर तक 190 टीएमसी पानी कर्नाटक में बह जाता है। आलमट्टी के 516 मीटर के स्तर को अगर 519 मीटर तक लेके जाना है तो इन 3 मीटर में 50 से 60 टीएमसी पानी समा सकता है। ये 50-60 टीएमसी की आवश्यकता महाराष्ट्र से बह जाने वाली 190 टीएमसी से बहुत कम है। मतलब इससे आलमट्टी डैम पूरी तरह से भर सकता है। यही सच होने के बावजूद डैम जल्दी भरने की लालच की वजह से हमारे प्रदेश में बैक वाटर का उभार आता है। केल्यामुळे त्याची फूग आपल्याकडे येते। आता त्या फुगीचा जर विचार केला इस उभार के बारे में सोचा जाए तो इस साल के सितंबर की 7 तारीख को, 16 को और 17 को हमने क्रॉस सेक्शन लिए। 3 बार वहां जाके आए। वहां की सिचुएशन ये है कि 519.6 की स्टोरेज करने की वजह से महाराष्ट्र का आखिरी बांध राजापुर के ऊपर 60 फीट तक पानी था, 7 फीट्स। उस वक्त किसी भी डैम से पानी नहीं छोड़ा गया था। उस वक्त कहीं पे भी बारिश नहीं हुई थी। उसके बावजूद 519.6 की स्टोरेज की वजह से हमारे यहाँ भिलौड़ी तक पानी भरा हुआ था और इसी वजह से हमारा अभी भी यही कहना है कि 1 सितंबर तक किसी भी हालत में आलमट्टी डैम में 516 मीटर से ज़्यादा पानी का स्टोरेज नहीं करना चाहिए। कोयना डैम का कैचमेंट एरिया 891 स्क्वायर किलोमीटर है। उसका ट्रिकलिंग फरवरी महीने के आखिर तक होता रहता है।
लेकिन हम क्या करते हैं कि सितंबर के पहले ही डैम पूरा भरने की लालच करते हैं। डैम पूरा भरने का लालच करने की कोई ज़रूरत पाण्याचा नहीं है। हार्वेस्ट करायचं काही कारण नाही आहे. उद्योगों के लिए, पीने के लिए और खेती के लिए हमें पानी लगता है। उसके लिए 36 टीएमसी पानी पूरी तरह से पर्याप्त है। म्हणजे आपण आता जो धरण एक हम जो कोयना डैम में 105 टीएमसी मतलब डैम पूरी तरह से भरने की लालच करते हैं, उसकी वजह से सांगली जिले के 40 गांव और कोल्हापुर जिले के 44 से 48 गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। 44 ते 48 गाव आहेत. त्या गावात ती पूर सदृश परिस्थिती बनते. 2001 2021 की बात करें तो 1 जून को 10.5 टीएमसी की जगह पे 34.2 टीएमसी पानी स्टोर किया गया था। अगर उस वक्त स्टोरेज 10.5 टीएमसी होता तो जब 22-23 को बाढ़ आ गई थी तब और 24 टीएमसी पानी का स्टोरेज आसानी से हो सकता था। तर आपण आरामातपणे 24 टीएमसी पाणी साठा साठवू शकतो. लेकिन स्टोरेज 80 होने की वजह से 24 जून को डैम से पानी छोड़ना पड़ा और उस वक्त जहां पे सांगली में वाटर लेवल 40, 42, 45 तक होना चाहिए था, वहां 54 फीट 3 इंच तक हो गया था। अगर पहले ही अतिरिक्त पानी का स्टोरेज नहीं किया होता तो बाढ़ नहीं आती थी। सरकार का कहना है कि हमने जुलाई 22, 23, 24 को 17 टीएमसी पानी छोड़ा है, लेकिन 1 जून को 24 टीएमसी पानी का अतिरिक्त स्टोरेज नहीं किया जाता तो भारी बारिश के बाद भी कोयना डैम के पेट में पानी समा जा सकता था और नदी पात्र का पानी बह जाने के बाद डैम का पानी छोड़ा जा सकता था। आमतौर पे हम कहते हैं 1 सितंबर के बाद डैम पूरा भरने में दिक्कत नहीं है। 1 सितंबर तक 73.5 टीएमसी स्पिलवे है, मतलब वेस्टवेयर है, वहां से पानी ले आउट किया जाता है। तब तक कुछ भी नहीं तो 80% पानी स्टोर होता ही है कोयना डैम में। कमी पडतो 20 टीएमसी पाणी. मान लो अगर 20% पानी कम भी पड़ता है तो आमतौर पे 300 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ेगी। कोटीची वीज ही आपल्याला बाहेरून विकत अगर ये घ्यायला बिजली 4 रुपये 53 पैसे से खरीद ली जाए तो भी ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ तक का खर्चा आएगा। 400-500 कोटीचा खर्च आपल्याला बसेल. आता बाढ़ से होने वाली हानि 11,000 12,000 करोड़ तक है। बिजली हम बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन हम अतिरिक्त पानी स्टोर करने का लालच करते हैं। अगर हम 600 करोड़ की भी बिजली बाहर से खरीदे तो भी किफायती है, फायदेमंद है। 600 कोटीची वीज जरी बाहेरनं विकत घेतली तरी ती परवडण्यासारखी आहे. धरणाचं डैम का प्रचलन प्रचलन मतलब पानी कब तक कितना स्टोर होगा और कब तक कितना छोड़ना चाहिए, इसका मेल। प्रचलन के नियमों का पालन किया तो बाढ़ नहीं आएगी। तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कृष्णा नदीमध्ये महापूर येणार नाही. प्रचलन का ऐसा है कि यह एकात्मिक तरह से करना चाहिए। हमारे यहाँ कोयना, वारणा, राधानगरी और दूधगंगा ये बड़े डैम है। त्यानंतर राधानगरी आणि दूधगंगा ही मोठी. इन 4 डैम में स्टोर किया हुआ पानी जब छोड़ना पड़ता है तब उसमें पहले दूधगंगा डैम से, बाद में राधानगरी से, उसके बाद वारणा और आखिर में कोयना डैम से पानी छोड़ना चाहिए। त्यानंतर वारणेतून पाणी सोडलं पाहिजे आणि त्यानंतर लेकिन एक साथ सभी डैम से पानी छोड़ा जाता है और उसी वजह से एक दूसरे की वजह से बैक वाटर का उभार आता है। काय होतं, सांगली शहराच्या वर 7 क्या होता है, सांगली के ऊपर 7 किलोमीटर पर येरळा नदी कृष्णा नदी को मिलती है। नीचे 8-9 किलोमीटर पे वारणा मिलती है। उसके आगे 8 किलोमीटर पर पंचगंगा नदी मिलती है। उसके आगे 8 किलोमीटर पर दूधगंगा, वेदगंगा नदी मिलती है। उसके आगे 8-10 किलोमीटर पर घटप्रभा नदी मिलती है। यह जो कॉन्क्लेव नदी प्रवाह है, एक साथ सभी प्रवाह आने की वजह से उभार आता है। पंचगंगा का उभार कृष्णा में आता है, उसके नीचे वारणा का उभार कृष्णा में आता है और पानी का बहाव रुक जाता है। आणि असं करत करत त्या फुगीमुळं आपल्याकडं निष्कारण पाणी वाहण्याचा प्रकार कमी होतो. तर ह्या पाणी वाहण्याचा जर अभी विचार पानी केला के बहाव के बारे में बात करें तो कोयना डैम से कराड़ तक कृष्णा नदी का स्लोप 1 किलोमीटर पे 80 सेंटीमीटर इतना है। 0.80 सेंटीमीटर म्हणजे एका किलोमीटरला 80 सेंटीमीटर एवढा कोयना नदी ते कराड आहे. कराड़ से सांगली तक का स्लोप 1 किलोमीटर के लिए 46 सेंटीमीटर है।
सांगली से राजापुर तक का स्लोप 43 सेंटीमीटर है, लेकिन वहां से आगे राजापुर से अलमट्टी तक का स्लोप केवल 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे स्लोप कम होने की वजह से पानी में उभार आता है। यहाँ की नदियों पे जो बांध है वो आमतौर पे कोल्हापुर पद्धति के हैं। उसकी जो फलियां है उसको बरगे कहते हैं। वक्त पे ये बरगे निकालने पड़ते हैं, नहीं तो मिट्टी जमा होती है और पानी आसानी से नहीं निकल जाता। पिछले 5-6 साल का माल प्रैक्टिस ऐसा है कि केटीवेयर के ये बरगे जो 22 मई के दरमियान रोहिणी नक्षत्र के अवसर पर निकाल देने चाहिए और वहाँ के संबंधित इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि बरगे जड़ से निकाले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पंचगंगा, वेदगंगा, दूधगंगा और कृष्णा नदी के इन कोल्हापुर पद्धति के बांध के बरगे नहीं निकाले जाते और उसी वजह से मिट्टी जमा होती है। उसी वजह से हेडअप होता है। हर गांव में 8 से 9 फीट का हेडअप होता है, अपेक्स होता है और बाढ़ आती है। हमने एक प्रपोजल भी दिया है। प्रपोजल ये है कि उम्रज जो सातारा और कराड़ के बीच में है, वहाँ से कृष्णा नदी से टनेल निकाल के 90 किलोमीटर का टनेल रोजगार हमी या मनरेगा से तैयार करके अकाल पीड़ित क्षेत्र में जो माण नदी है उससे जोड़ना चाहिए। बारिश में कर्नाटक में बह जाने वाला पानी माण नदी में जाएगा तो अकाल पीड़ित क्षेत्र सुजलाम सुफलाम हो सकता है। हवामान खात्याचे हवामान खाता या इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक जल वैज्ञानिकों का निर्माण नहीं किया था, अभी किया है ऐसा उनका कहना है। कविता पाटिल जो जल वैज्ञानिक है, वैसे और भी जल वैज्ञानिकों का निर्माण किया जाए तो उनके मार्गदर्शन से नियोजन किया जा सकता है और उससे जरूर फायदा होगा।